बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ने वाले हैं, जिसमें से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस बार की 12th की एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं मानता हूं इसको, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इस बार आने वाली परीक्षाएं में केमिस्ट्री के पेपर में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और इसको हम याद कैसे रखें, कैसे इसको हम आसान तरीके से पढ़ें। लॉन्ग क्वेश्चन होगा ये, और इसी क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक परीक्षण भी ग्लूकोज का बता दूंगा, मतलब एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है और कम से कम 5 क्वेश्चन इसके अंदर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इस बार की परीक्षा में 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको इसमें से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ये हम जानते हैं कि ग्लूकोज की संरचना किस प्रकार की होती है। ग्लूकोज की संरचना 2 प्रकार की होती है। एक संरचना होती है खुली श्रृंखला वाली, और एक संरचना होती है चक्रीय संरचना। आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रीय संरचना, तो अगले टर्म पे हम लोग पढ़ेंगे। आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे खुली श्रृंखला, और मेरे हिसाब से ग्लूकोज की खुली संरचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले ग्लूकोज की खुली संरचना, ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, उनके माध्यम से इस स्ट्रक्चर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला कि इसका अणुसूत्र क्या होता है। कई बार आप लोगों ने पढ़ रखा है कि इसका अणुसूत्र क्या है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12 और O6। फिर हमको ये देखना होता है इसके अंदर कि ग्लूकोज में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, क्योंकि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वही सेम टू सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रक्टोज का भी होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहां से अगर आप देखिए, आपको देखने से पता चल जाएगा। इसे हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज, और इसी के रिस्पेक्ट में एक और हम बना लेते हैं ये। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सा आ जाता है, यही वाला C6H12O6। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पर ये एल्डिहाइड समूह है, और फ्रक्टोज में यहां पे क्या होता है, कार्बोनिल समूह। मतलब दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंस किस बात का है, क्रियात्मक समूह का। और जब ऐसी घटना पाई जाती है कंपाउंड्स में, तो उसे हम लोग कहते हैं क्रियात्मक समूह समावयव का। मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंस किस बात का है, यहां पर क्रियात्मक समूह। दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड है, दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड की या कार्बोनिल ग्रुप की अभिक्रियाएं भी प्रदर्शित करते हैं। यहां से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं कि सबसे पहले कि 5OH ग्रुप की उपस्थिति। 5OH ग्रुप की उपस्थिति, इस बात को हम लोग कैसे सिद्ध करें। याद रखने वाली बातें हैं ये, रखने वाली बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां से नंबर 1 PCl5 की क्रिया करा लेंगे, रिएक्शन में PCl5।
बनेगा क्या यहां पर? देखिए पेंटाक्लोरो ग्लूकोज कैसे बनेगा? सबसे पहले देखिए यहां से एक तरीका मैंने आपको अल्कोहल में भी बताया था कि देखिए यहां से कि OH ग्रुप है तो PCl5 को आपका लिखने का तरीका ये वाला यूज करना चाहिए, PCl3 Cl और ये C। और जब ऐसा करेंगे तो आप देखोगे यहां से क्या निकल जाएगा, POCl3 और यहां से क्या निकल जाएगा, HCl। तो फिर इससे कौन जुड़ जाएगा, Cl एटम कैसे बन जाएगा? देखिए प्लस PCl5 एक क्या निकलेगा, PO Cl3 और HC। ठीक, क्या बना है यहां से CHO, यहां पर Cl और ये H। यही काम बिल्कुल सेम इस वाले पे भी हो जाएगा। तो वहां पर क्या बन जाएगा, Cl H, यहां पर भी वही काम होगा, यहां पर भी वही काम होगा और यहां पर भी वही काम होगा। पांचों जगह मतलब 1 2 3 4 और ये पांचवा, पांचों जगह पे क्या हो जाएगा, POCl3 निकलेगा, HCl निकलेगा। मतलब यहां पर कितने ले लेंगे, 5 PCl5, यहां पर कितना निकल आएगा, 5 POCl3, यहां पर कितना निकल आएगा, 5 HCl। तो स्ट्रक्चर बन करके क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1 2 3 देख पांचों OH समूह रिप्लेस हो गए, 1 2 3 4 और 5। क्या नाम इसका हो जाएगा, पेंटाक्लोरो ग्लूकोज। क्या हो जाएगा इसका नाम, पेंटाक्लोरो ग्लूकोज। कोई डाउट नहीं होगा यहां से किसी को, समझ में बात आ गई यहां से कि पहले नंबर पर PCl5 से क्रिया करेंगे जो कि यह सिद्ध करती है कि ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। दूसरी रिएक्शन हम लोग करेंगे यहां से, एसिटिक एनहाइड्राइड से एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करें, या इसी की जगह पर एक और रिएक्शन हम कर सकते हैं एसिटिल क्लोराइड से। दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम होगी, थोड़ा सा प्रोडक्ट चेंज होगा। देखिए यहां से ये स्ट्रक्चर आपके सामने कौन सा है, ग्लूकोज। 5 हाइड्रोक्सिल समूह, 1 2 3 4 5, तो 5 हैं। यहां से आप क्या करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड इस पर, और एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेंगे तो आप देखो क्या बनाएंगे,
CH3 COOH क्या बन गया यहां से? एसिटिक एसिड। अब इस बात का हमको ध्यान देना पड़ेगा कि कितने एसिटिक एसिड यहां पर बने। एक यहां पर जैसी घटना होगी वैसी यहां पर होगी, सेम यहां पर भी वैसा ही और यहां पर भी वैसा ही। तो कुल मिलाकर के हमको यहां पर लेने पड़ेंगे इसके 5 मॉलिक्यूल और यहां से बनेंगे वो कितने बनेंगे? 5 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। जब 5 मॉलिक्यूल बन जाएंगे तो यहां पे देखिए क्या बनेगा? CHO C। अब इसके साथ में क्या जुड़ेगा? O CO CH3। और सभी जहां जहां पर आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वहां पर क्या सब यही हो जाना है। जैसे O क्या होगा? पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। इसका नाम पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। आसान रिएक्शन है। पहले वाले भी याद हो गई होगी। पहले वाले में क्या किया? PCl5 से क्रिया की हमने, तो क्या बन गया? वहां से 5POCl3 एसिड हो गया और साथ में 5 HCl के मॉलिक्यूल भी निकले और बना क्या था? पेंटाक्लोरो ग्लूकोज। दूसरे में क्या किया मैंने? एसिटिक एनहाइड्रेट से जब रिएक्शन कराई तो यहां पे क्या बन गया जाकर के? पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। इसी तरह से हम दूसरी रिएक्शन भी कर सकते हैं, जैसे एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएं। एसिटिल क्लोराइड से एल्किल reaction with acetyl chloride। फिर से वही काम पूरा है। ध्यान देंगे तो बिल्कुल ये आपको भूलेगा नहीं। ये क्या बन गया? ग्लूकोज। ठीक। फिर से CH3COCl। घटना क्या है कि HCl। ठीक। ऐसे ही यहां से भी HCl, यहां से भी HCl, यहां से भी HCl और यहां से भी, मतलब 5 हैं हाइड्रोक्सिल समूह, तो 5 ही मॉलिक्यूल हमको लेने पड़ेंगे एसिटिल क्लोराइड। और जब 5 ले लेंगे तो यहां से बनेगा क्या? 5 HCl निकल जाएगा। 5 HCl। फिर आपके पास में बचता है अभी भी देखा था आपने, वही प्रोडक्ट यहां पर आया। क्या नाम है इसका? पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। इन दो अभिक्रियाओं के माध्यम से हमें यह क्लियर होता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। ये बात मैंने पहली बात तो स्पष्ट कर लिया, क्या कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। दूसरी चीज, इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है।
कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम कैसे प्रूव करेंगे कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। देखिए कैसे। नंबर 2, कार्बोनिल समूह की उपस्थिति, कार्बोनिल ग्रुप की उपस्थिति। इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहली रिएक्शन हम लोग करेंगे अपचयन। कैसे? नंबर 1, सोडियम अम्लम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं। अपचयन, और इसके अपचयन से बनता क्या है? एक प्रकार का अल्कोहल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल जो बनेगा उसका नाम है सार्बिटॉल। सॉर्बिटॉल बने कैसे? देखिए यहां से C डबल बॉन्ड OH और बाकी आपके पास में CHOH का होल 4 CH2OH, ये हो गया आपका ग्लूकोज। और यहां से आप देख रहे हैं ये कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है? कार्बोनिल ग्रुप। जब इसकी रिएक्शन हम करा लेंगे सोडियम अमलगम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में कन्वर्ट होंगे, या आप यूं कह सकते हैं यहां पर कि ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो एक H एटम इस कार्बन के साथ में और दूसरा H एटम इस ऑक्सीजन के साथ में पहुंच जाएगा। और इस कंडीशन में आप देखेंगे इस कार्बन के ऊपर 2 H और एक OH समूह उपस्थित हो जाएगा, मतलब CH2OH, बाकी CHOH का होल 4 और CH2OH। ये नाम आपने अल्कोहल में भी पढ़ा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सार्बिटॉल या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल इसलिए क्योंकि इसके अंदर 3 से ज्यादा OH समूह उपस्थित हो गए हैं। पहले ग्लूकोज में कितने होते हैं? 5, लेकिन यहां पर कितने हैं? 4, 5 और ये 6। हर एक कार्बन के ऊपर एक OH समूह उपस्थित है, इसका नाम है सॉर्बिटॉल। ठीक, एक रिएक्शन तो ये। इसके बाद में दूसरी रिएक्शन आपको बता देते हैं। दूसरी HCN के साथ से HCN से अभिक्रिया कराएंगे तो ये वाली भी अभिक्रिया आपने एल्डिहाइड में पढ़ी। देखिए कैसे? C डबल बॉन्ड OH CHOH का होल 4 CH2OH ग्लूकोज बन गया। इसकी अभिक्रिया हमें करानी है HCN के साथ में, और जब HCN के साथ में कराएंगे तो मैंने बताया कि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे? लोन पेयर, और यहां से ये बन जाएगा नाभिक स्नेही और ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन स्नेही, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ जाएगा तो ये क्या बनाएगा? OH, और दूसरा क्या आ जाएगा यहां से? CnH तो वाले डिस्क पे है CHOH का होल 4 CH2OH। इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट। ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट। तो दो रिएक्शन तो इसकी ये हो गई जिसने ये प्रूव किया है कि
ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल समूह भी उपस्थित होता है। एक रिएक्शन इसकी और भी हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ऑक्साइड बन जाता है। तीसरी है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन एसिड इस पर। अब यहां पे क्या है कि जब हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया कराएंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो C डबल बॉन्ड NOH मतलब ऑक्सीजन बन जाएगा, ऑक्साइड इसको बोलते हैं। यहां से बना जा करके CH डबल बॉन्ड NOH ग्लूकोज ऑक्साइड। तो तीन ये रिएक्शन ऐसी हैं जिन्होंने ये प्रूव किया है कि ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोनिल। कौन कौन सी अभिक्रिया से आपने प्रूव किया, पहले नंबर पे तो आपने इसका अपचयन किया तो क्या बन गया, सॉर्बिटॉल, जिसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। दोबारा हमने क्या किया कि आपने HCl के साथ में किया तो क्या बन गया, साइनोहाइड्रेट ग्लूकोज, साइनोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है। फिर आपने क्या किया, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया किया तो क्या बन गया, ग्लूकोज ऑक्साइड बन जाता है। ये अभिक्रियाएं सिद्ध करती हैं कि ग्लूकोज के अंदर एक कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। इससे पहले आपने किया था कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। तीसरी बात यह है कि हमें यह और सिद्ध करना है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप तो फ्रक्टोज में भी होता है, तो या वहां पर ये रिएक्शन तो हो जाएगी, लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप तीसरी है कि एल्डिहाइड ग्रुप की उपस्थिति। एल्डिहाइड ग्रुप की उपस्थिति के लिए हमें एक रिएक्शन करनी चाहिए, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे करेंगे, ऑक्सीडेशन मैंने आपको पढ़ाया है इसका कि 3 प्रकार से होता है। सबसे पहला हम आपको आते हैं प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक HNO3 की उपस्थिति। और जब प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में रिएक्शन करेंगे तो यहां से CHO CHOH का होल 4 CH2OH ग्लूकोज हो गया। यहां से कंसंट्रेट HNO3 3 मॉलिक्यूल आप ऑक्सीजन ले लेंगे। यहां से ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल इसको क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करता है, जो कि आपको पहले से पता है। क्या हो जाएगा, यहां से COOH, बाकी CHOH का होल 4। बात बचती यहां पर कि 2 ऑक्सीजन बचे हुए यहां पर, तो एक ऑक्सीजन पहले नंबर पर क्या निकल जाएगा, यहां से H2O। अब यहां पे क्या हुआ, CH और एक O यहां का CHO, और एक और बचता है जो कि CHO ग्रुप को फिर से क्या कर देता है, COOH में चेंज कर देता है, COOH। अब इसका नाम क्या होता है, सैकरिक एसिड। सैकरिक एसिड। यहां पर इस अभिक्रिया में एक साथ में मैंने 2 बातें बताई।
दो बातें क्या है यहां से, एक तो ये बात सिद्ध होती है कि ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है जो कि किसी प्रबल आक्सीय कारक की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। दूसरी बात यह भी है कि ग्लूकोज के टर्मिनल कार्बन के ऊपर, यहां टर्मिनल कार्बन के ऊपर CH2OH समूह भी उपस्थित है। CH2OH समूह पहले ऑक्सीडाइज होकर के क्या निकालता है यहां पर वाटर का मॉलिक्यूल, और ये CHO ग्रुप मतलब एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, और एल्डिहाइड का एक बार फिर से ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इस वाली अभिक्रिया के माध्यम से आप दो पोजीशन सीख सकते हैं, दो प्रकार के तथ्य यहां पर आपके सामने आ जाते हैं। पहला तथ्य क्या है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित होता है। दूसरा तथ्य यह है कि ग्लूकोज के टर्मिनल कार्बन पर CH2OH समूह उपस्थित होता है जो कि प्रबल आक्सीय कारक की उपस्थिति में पहले एल्डिहाइड और बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो एक तो ये बात हो गई यहां से। इसके बाद में दूसरी चीज हम लोग देखते हैं यहां से, फेरिक विलयन के साथ फेरिक विलयन से अभिक्रिया, और जब ये फेरिक विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, मतलब Cu2O का रेड पीपीटी प्राप्त होता है। यहां से भी हम दो बातें सीखी। पहली चीज तो देख लीजिए यहां से कि CHOH का होल 4 CH2OH, जब यहां से फेरिक सॉल्यूशन ले लेंगे तो एक बात आप यहां से ध्यान रखिए कि इसका एक ऑक्सीजन इस वाले ग्रुप को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और एल्डिहाइड ग्रुप को काहे बदल देगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH CHOH का होल 4 CH2OH। ग्लूकोनिक एसिड क्या बना जाकर के ये ग्लूकोनिक एसिड, साथ में क्या बना जाकर के यहां से Cu2O रेड पीपीटी। अब इसमें एक घटना घटी, वो क्या है, देखिए यहां का ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करता है। इसका मतलब है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, और आपने पढ़ा है कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वही पदार्थ दूसरे पदार्थ का क्या करता है, अपचयन करता है। इसलिए इसका मतलब है ग्लूकोज यहां पर अपचायक की तरह कार्य करता है। एक क्वेश्चन यहां पे इंटरमीडिएट में आता है कि किन्हीं दो अभिक्रियाओं के माध्यम से सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज अपचायक की तरह कार्य करता है। तो पहली रिएक्शन तो यहाँ पे ये हो गई, फेरिक विलयन को के साथ में करता है तो क्या बनाता है, रेड पीपीटी बना देता है। दूसरी चीज कि टॉलेन रिएजेंट, टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, और टॉलेन अभिकर्मक के साथ में करता है। तो एक बात और बता दें आपको, यहां से कन्वर्जन में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है जब ग्लूकोज टॉलेन अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया करता है। तो बहुत से स्टूडेंट को अचानक याद नहीं आता है और परीक्षा में छूट जाता है। आप यहां से परीक्षा में छोड़ने की बात को तो भूल जाइए, आपको ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को कम से कम ये वाली वीडियो 2-3-4 बार देखिए, आप टाइम नहीं वेस्ट होगा। कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और रिएक्शन को पुश
चूज करके आप चाहे करो, चाहे आप समझ के कर लो, किसी भी प्रकार से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहां से टॉयलेट रिएजेंट के साथ में करेंगे तो रजत दर्पण बनाता है, रजत दर्पण का निर्माण होता है। कैसे? ये वाली भी अभिक्रिया बिल्कुल वैसे ही है जैसे इससे पहले आपने फेरिक विलेन के साथ में की। यहां पर भी कि Ag2O, ये ऑक्सीजन इस वाले ग्रुप को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है, और ये कहां बदल जाता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप CHOH का होल 4 CH2OH ग्लूकोनिक एसिड। और इसमें भी देखा कि आपने इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ये कैसे काम करेगा? अपचायक, इसकी तरह अपचायक की तरह काम करता है, अपचायक की भांति। तो अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ग्लूकोज के अपचायक लक्षण को स्पष्ट कीजिए, तो ग्लूकोज का अपचायक लक्षण मेटॉलन रिएजेंट और फेरिक विलियन दोनों के साथ में रिएक्शन कर देंगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। दूसरा एक क्वेश्चन यहां से आपको कन्वर्जन मैंने बताया, इसी के साथ में क्या बनेगा? यहां से 2Ag रजत दर्पण कन्वर्जन हो गया यहां से। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि ग्लूकोज में कैसे सिद्ध करोगे कि कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। उसके लिए मैंने इस वीडियो में ही आपके पास में 3 रिएक्शन बताई हैं, एक हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में, एक हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ में, और एक मैंने बताई है उसका अपचयन सोडियम अमलगम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि ग्लूकोज में सिद्ध कीजिए कि एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है तो टॉलन रिएजेंट से भी कर सकते हैं, रजत और फेरिक विलेन के साथ में भी आप कर सकते हैं, और इससे पहले भी आपने इसका ऑक्सीडेशन भी किया है। एक और मैं यहां से क्वेश्चन आपको क्लियर कर दूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में। कार्बोहाइड्रेट चैप्टर इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो क्वेश्चन ये आता है कि ग्लूकोज का अपचायक लक्षण स्पष्ट कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ग्लूकोज की ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को स्पष्ट कीजिए। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण 3 प्रकार से होता है। एक प्रबल ऑक्सीकारक कंसंट्रेट HNO3 की उपस्थिति में, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर के साथ में, और एक डाइल्यूट HNO3 के साथ में। डाइल्यूट HNO3 के साथ में करते हैं तो ऑक्सैलिक एसिड बनता है, 3 ऑक्सैलिक एसिड बनता है, जिसको हम लोग गर्म करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। ये वाली भी कन्वर्जन में भी कुछ पूछी आती है। तो यहां से फिलहाल के लिए आपने सिद्ध कर लिया कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह भी उपस्थित होता है, कार्बोनिल समूह भी उपस्थित होता है, 5 हाइड्रोक्सिल समूह भी उपस्थित होते हैं, और एक चीज और कि ग्लूकोज में जो OH समूह है उसकी पोजीशन क्या है, तो वो चीज भी आप यहां से देख लीजिए एक बार में। ग्लूकोज में OH समूह की स्थिति, पोजीशन, चूंकि ग्लूकोज को गर्म करने पर वाटर का मॉलिक्यूल नहीं निकलता। वाटर का मॉलिक्यूल नहीं निकलता है, इसका अर्थ है कि 5 OH ग्रुप
अलग अलग कार्बन एटम पर जुड़े हुए हैं। इसके बाद में इसका स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर सजेस्ट किया गया है बायर के अकॉर्डिंग, तो यहां से हम कर सकते हैं नोट। बायर के अनुसार, बायर के द्वारा दिया गया स्ट्रक्चर निम्नलिखित है। कैसे? 1 2 3 4 5 6। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बायर ने दिया, और इसकी खासियत ये है कि यहां पर देखिए ये वाला कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन, क्योंकि इसकी चारों संयोजकताएं कैसी हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूप से संतुष्ट होती है। एक, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, चार इसके अंदर कायरल कार्बन है। इसलिए क्वेश्चन यहां पर और आता है जो ऑब्जेक्टिव में आता है कि ग्लूकोज में कितने प्रकाशिक समावयवताएं या कितने प्रकाशिक समावयवी पाए जाते हैं। तो आपने प्रकाशिक समावयवी के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा कि प्रकाशिक समावयवी बराबर 2 की पावर n। n क्या होता है? कायरल कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, जो कि कितनी है, 1 2 3 और ये 4। इसका मतलब 2 की पावर 4, और इसका मतलब हो गया 16 प्रकाशिक समावयवी इसके होते हैं। 16 में से 8 इसके होंगे D सीरीज के और 8 इसके होंगे L सीरीज के। इस प्रकार से आपने देख लिया कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपने स्ट्रक्चर इसका तैयार कर लिया तो यहां से कम 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन मिलते हैं। और अगर कायदे से पढ़ लेंगे, इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे, तो निश्चित तौर पे एक ना एक क्वेश्चन यहां से 101% आएगा।